नेक्स्ट क्वेश्चन इज miniature painting are a testimony to not only artistic brilliance but also to rich culture tradition for their time. In this context, throw light on various school of miniature paintings in country. तो प्रकाश डालना है वेरियस स्कूल ऑफ मिनिएचर्स पेंटिंग पर इन कंट्री। तो लघु चित्रकला के बारे में, लघु चित्रकला न केवल कलात्मक प्रतिभा बल्कि अपने समय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रमाण है। मतलब उसमें चित्रकला की भी पहचान भी है और उसका उस समय की समृद्ध संस्कृति की भी पहचान दिखती है। इस संदर्भ में देश में लघु चित्रकला की विभिन्न स्कूलों पर प्रकाश डालिए। तो विभिन्न लघु चित्रकला के हम स्कूलों के नाम लिखेंगे और उनमें कैसे कैसे चित्रकला की विशेषताएं दिखती हैं और कैसे कैसे संस्कृति के विभिन्न पक्ष उभर के उसमें आए हैं उनको दिखाएंगे। लघु चित्रकला रंगीन हस्त निर्मित पेंटिंग है जो आमतौर पर आकार में छोटे होते थे लेकिन अनेक दृश्यों के चित्रण में विस्तृत होते हैं। भारत की लघु चित्रकला की शुरुआत पाल के अधीन हुई। तो पाल शासकों के अधीन लघु चित्रकला की शुरुआत होती है जिन्होंने 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया। अधिकांश कार्यों में धार्मिक चित्र जैसे बुद्ध की शिक्षाएं, चित्रण, पांडुलिपियों के चित्र शामिल थे जिसने इन चित्रों को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया। लघु चित्रकला के कई स्कूल समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्धि को दर्शाते हैं जैसे कि नीचे चर्चा की गई है। तो सबसे पहला है पाल स्कूल। तो पाल स्कूल मतलब पाल समुदाय, जो पाल शासकों के अधीन जो चित्रकला हुई है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि चित्रकला की कौन सी इसमें विशेषताएं हैं, फिर दूसरा देखेंगे कि संस्कृति के कौन से पक्ष हैं उनकी चित्रकला में। तो पहला है प्राचीनतम भारतीय लघु चित्रकला शैली। इसने रंगों के प्रतीकात्मक उपयोग पर जोर दिया। तो इसने रंगों के प्रतीकात्मक उपयोग जैसे लाल रंग और हरा रंग। लाल रंग को किसका प्रतीक माना गया? शुद्धता, पवित्रता का। थीम अक्सर बौद्ध तांत्रिक अनुष्ठानों से ली गई थी। तो इनकी जो थीम है वह बौद्ध तांत्रिक अनुष्ठानों से ली गई है। तो यह चित्रकला की विशेषता नहीं है बल्कि उस समय की संस्कृति और मान्यताओं की है। तालपत्रों पर बुद्ध और अन्य देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। नालंदा, सोमपुरा, उदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठों में अक्सर चित्रों को प्रदर्शित किया गया है जिससे दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, तिब्बत आदि में कला का प्रसार करने में मदद मिली। दूसरा है इसी समय का जैन स्कूल। तो जैन चित्रकला, जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग ने 11वीं शताब्दी में प्रमुखता प्राप्त की। जैन स्कूल ने शुरू में ताड़पत्रों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में कागज का उपयोग करना शुरू कर दिया। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा जैसे धार्मिक ग्रंथों को लघु चित्रों के रूप में चित्रित किया गया है। चित्रों में अक्सर तीर्थंकर और भारी अलंकृत महिला, पुरुष, यक्ष, यक्षिणियों के चित्र प्रदर्शित होते थे। तीसरा, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था जैसे कि हरा, लाल, नीला, गोल्डन, सिल्वर। अब इसके बाद आता है मुगल स्कूल। तो मुगल स्कूल में भी हम कला के पक्ष देखेंगे और इसमें धार्मिक और संस्कृति के क्या पक्ष थे उनको देखेंगे। मुगल शैली की चित्रकला की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी में भारतीय शैली और फारसी शैली की सफविद चित्रकला की संश्लेषण से हुई थी। तो भारतीय शैली और फारस की जो सफविद चित्रकला शैली थी उसके संश्लेषण से हुई थी। यह प्रकृति के निकट अवलोकन के आधार पर कोमल प्रकृतिवाद द्वारा चिन्हित है। यह मुख्य रूप से कुलीन और धर्मनिरपेक्ष है। तो जैसे तूतीनामा एक ग्रंथ है उसमें उसके लिए चित्र बनवाए गए थे। तो यह कोमल प्रकृतिवाद द्वारा चिन्हित है। यह मुख्य रूप से कुलीन और धर्मनिरपेक्ष है। कुलीन होने का मतलब इसमें दरबारी राजाओं के चित्र ज्यादा है जैसे कि तूतीनामा में ऐसे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। अब तूतीनामा ग्रंथ है लेकिन ग्रंथ के साथ साथ जैसे हमारी किताबों में चित्र होते हैं उसी प्रकार से चित्र तूतीनामा में बनाए गए हैं।
और उसी प्रकार से चित्र जो पाल चित्रकला है उसकी पांडुलिपियों में, तो उसमें बुद्ध के बारे में ग्रंथ लिखे हुए हैं, बीच में बुद्ध के जीवन या फिर उनकी कथाओं से जुड़े चित्र बीच बीच में बने हुए हैं, तो पुस्तक के अंदर ये चित्र बनाए गए हैं। इस बाद दक्कनी स्कूल। दक्कनी स्कूल 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान दक्कन सल्तनत के अधीन फला फूला और क्षेत्रीय चित्रों को प्रभावित किया। यह कामुकता और गहन रंगों के क्षेत्रीय सौंदर्य शास्त्र पर द्वारा चिन्हित है, जैसे लाल और नारंगी रंग का प्रमुख प्रयोग इसमें किया गया है। बड़ी आंखों वाली और चौड़ी माथा वाली महिलाएं इसमें बनाई गई है। धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ धार्मिक विषयों तंजौर पेंटिंग का उपयोग, जैसे तंजौर पेंटिंग में दिखता है, का उपयोग किया गया। अब तंजौर पेंटिंग किससे संबंधित है, तो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। उड़ीसा चित्रकला। उड़ीसा स्कूल 17वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान अस्तित्व में आया। इसने समृद्ध रंगों में जटिल कला को प्रदर्शित किया और इन्होंने ताड़पत्रों का प्रयोग करना जारी रखा। पेंटिंग्स भारत के पूर्वी हिस्सों के राजशाही परिदृश्य में कृष्ण लीला और गीत गोविंद की कथाओं को दर्शाती हैं। इसके बाद है पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी क्षेत्र जिनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू, गढ़वाल 17वीं शताब्दी की उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक महान कलात्मक गतिविधियों के केंद्र थे। पहाड़ी क्षेत्र में उभरे चित्रों के विभिन्न स्कूल जैसे कि बसौली शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली और मंडी शैली थे। तीसरा, चित्रों की विशेषता मुख्य रूप से एक बेहद तेज तर्रार और परिष्कृत शैली है। इसमें रामायण, भागवत पुराण आदि के विषयों पर आधारित चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा रागमाला के चित्र भी बनाए गए। तो सांस्कृतिक पक्ष इसमें क्या है कि इसमें जो वैष्णव धर्म है उसको आधार बनाकर, जैसे राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े चित्र हैं, तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उसको चित्रित किया गया है। तो चित्रकला में हमारी संस्कृति को घोलकर परोसा गया है। अब इसके बाद इंट्रो लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। 18वीं सदी के पूर्वार्ध की बाद चित्रकला की लघु शैली ने अपनी जीवंतता और आकर्षण खोना शुरू कर दिया। तो जो लघु चित्रकला शैली का भविष्य है उसको दिखाने के लिए हम लिखेंगे इसमें कि 18वीं शताब्दी के बाद जो लघु चित्रकला है उसने अपनी जीवंतता और आकर्षण खोना शुरू कर दिया। कुछ क्षेत्रीय अपवाद थे, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, जहां कला ने स्थानीय शासकों के संरक्षण में अपनी गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखा। पश्चिमी रंगों और तकनीकों के आने वाले प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुरानी लघु चित्रकला को आधुनिक चित्रों के नए सौंदर्य शास्त्र और तकनीक के साथ बदल दिया गया, जैसे कि राजा रवि वर्मा कालीघाट चित्रकला। तो कुल मिला के है कि जो परंपरा 11वीं-12वीं शताब्दी से लेकर जो 18वीं शताब्दी के बीच रही है, वह परंपरा धीरे धीरे ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश के बाद वह परंपरा गिरने लगती है, क्योंकि कलाओं को संरक्षण देने वाले शासक और राज्य समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में लघु चित्रकला में गिरावट आती है। और इसके बाद जहाँ कहीं भी लघु चित्रकला बचती है, जैसे कि केरल में अगर हम देखें, राजा रवि वर्मा जो पेंटिंग कर रहे थे, तो राजा रवि वर्मा जो पेंटिंग कर रहे थे और जो कालीघाट पेंटिंग हो रही थी, यहाँ पर लघु चित्रकला तो हो रही थी, बट उसने अपनी जो मौलिकता है वो खो दी थी और उस पर पाश्चात्य तत्वों का प्रभाव पड़ने लगा था।